हमारी आज की कहानी है अम्मा का संदूक। कहते हैं औरत ही घर की लक्ष्मी होती है। वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। ये सोचते ही वह रो पड़ती है कि इसी दिन के लिए बेटों को लाड प्यार से पाला था, लाखों खर्च करके बेटों को पढ़ाया लिखाया था, ब्याह किया था उनका। अपने काम और पत्नियों के प्यार में इतना खो गए हैं कि माँ का दिया गया प्यार भी याद नहीं आता। सोच सोच के उसका दिल भर आता। कंकाल मात्र शरीर, सिर पर सफेद और बिखरे हुए बाल, झुकी हुई कमर, मैली कुचैली फटी हुई साड़ी पहने लगभग 70-75 वर्षों की बूढ़ी अम्मा अपने कमरे के दरवाजे की सीढ़ी नुमा चौखट पर कुछ उदास भाव से बैठी हुई थी। लगातार रसोई घर की तरफ निहार रही थी। छोटी बहू अपने पति और बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी। उसके सामने पुरानी सी टेढ़ी मेढ़ी स्टील की थाली रखी थी और साथ में पानी पीने के लिए लोटा पड़ा था। बच्चे खाना खाते हैं, बहू मेरे लिए भी लेकर आती होगी। खुशबू तो अच्छी आ रही है, जाने क्या बनाया होगा। सोचते सोचते अम्मा की झपकी लग गई। लोटे में पानी डालने की आवाज आई तो अम्मा की झपकी टूटी। देखा, छोटी बहू वही सूखी रोटी और उबली दाल थाली में डाल रही थी। कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा से अम्मा के चेहरे पर जो थोड़ी सी मुस्कान आई थी वापस उदासी में तब्दील हो गई। फिर पूछ बैठी, या शायद गलती ही कर बैठी, बहू बच्चों के लिए क्या बनाया है? बच्चे तो उबली दाल नहीं खाते। कुछ और भी बनाया है तो मुझे भी दे दो। बच्चों के लिए भी यही बनाया है, जो मिलता है चुप करके खा लो। इस उम्र में चटखारे ही सूझते हैं आपको। छोटी बहू नाक चिढ़ाकर बोली। इतने में अंदर से पोते की आवाज आई, माँ पनीर की सब्जी थोड़ी और तो देना, बहुत स्वाद बनी है। सुनते ही बहू का चेहरा फीका पड़ गया, पर उससे इतना ना बना कि थोड़ी सी सब्जी लाकर अम्मा को भी दे दे। अम्मा बड़े बुझे मन से एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में लोटा और छड़ी लेकर किसी तरह चलती हुई कमरे में रखी चारपाई पर आकर बैठ गई। सूखी रोटी के कोर को किसी तरह निगलते हुए अपने अतीत की दुनिया में खो गई। अम्मा यानी कि विद्या देवी के पति रामशरण जी का बहुत अच्छा खेती बाड़ी का काम हुआ करता था। घर में रुपए पैसे की कोई कमी ना थी। अम्मा याद करने लगी, जब बड़ा बेटा विकास पैदा हुआ था तो रामशरण जी ने पूरे कस्बे में लड्डू बंटवाए थे और दूसरे बेटे सुनील के पैदा होने पर तो बहुत बढ़िया दावत का इंतजाम किया गया था। लेकिन जब बेटी सीमा पैदा हुई तो किसी को कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। सब लोग यही सोचते कि तीसरा भी बेटा होता तो ज्यादा अच्छा था। आखिर बेटे जितने भी हों कम ही लगते हैं। बेटों को बड़ा होते देख रामशरण जी ने उनके लिए कारोबार शुरू करने की सोची। अपनी खेती बाड़ी बहुत ही बढ़िया चल रही है तो कारोबार शुरू करने की क्या जरूरत है, कहते हुए जब विद्या देवी जी ने ऐतराज जताया तो रामशरण जी कहने लगे, बच्चों के भविष्य के बारे में आज कुछ सोचेंगे तो कल कुछ बन पाएंगे। और फिर आजकल के बच्चे खेती बाड़ी में ज्यादा रुचि नहीं रखते, कारोबार खुशी से संभालेंगे। देखते ही देखते उनका कारोबार खूब चलने लगा और अच्छी कमाई होने लगी। तीनों बच्चों को उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया और उच्च शिक्षा के लिए शहर में भी भेजा। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों बेटे पिता का साथ देने कारोबार में आ गए। बेटी की पढ़ाई पूरी होने पर समय रहते ही उसका विवाह एक संपन्न परिवार में कर दिया गया और उसके कुछ समय बाद रामशरण जी की दूर की रिश्तेदारी में ही एक लड़की से बड़े बेटे विकास का भी रिश्ता कर दिया गया। छोटा बेटा सुनील अपने साथ ही पढ़ने वाली एक लड़की से विवाह करना चाहता था, सो कुछ ऐतराज के बाद उसे भी मंजूरी दे दी गई। दोनों ही बेटे बहुत आज्ञाकारी थे और बहुएं भी अपने सास ससुर का हुक्म सर आंखों पर रखती थी। भरा पूरा परिवार सुख से रह रहा था। विद्यावती जी और रामशरण जी अपनी जिंदगी से पूर्णतया संतुष्ट थे। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को अपनी ही नजर लग जाती है। कुछ समय बाद ही कारोबार में घाटा होना शुरू हो गया। रामशरण जी को समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ पर हुई। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि दोनों ही बेटे उनसे छुपकर कारोबार में से अपनी मन मर्जी का पैसा निकाल रहे थे। सोचा कि किसी को क्या पता लगेगा यदि थोड़ा पैसा निकाल भी लिया तो। ये जानकर कि अपने ही दोनों बेटे दोनों हाथों से कारोबार में सेंध लगा रहे थे,
रामशरण जी को झटका सा लगा। बेटों द्वारा की गई ये हरकत पिता के उसूलों पर नागवार गुजरी और हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। विद्यावती जी इतने बड़े दुख को झेल ना पाई और सदमे में चली गई। पिता के रहते तो परिवार में फिर भी कुछ समन्वय बरकरार था, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ टकराव रहने लगे। कुछ वर्ष बीत गए और अब तो भाइयों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटों और बहुओं ने माँ के सामने बंटवारा करने का प्रस्ताव रख दिया। अम्मा बंटवारा करने के पक्ष में ना थी। बेटी सीमा ने भी अपने भाइयों को समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन भाइयों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तुम इस मसले से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। और फिर वही हुआ जो दोनों भाई चाहते थे। रिश्तेदारी के कुछ बड़े बूढ़ों की सलाह लेकर अम्मा ने कारोबार और जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया। रहा मकान का सवाल तो उसमें भी एक दीवार डालकर 2 हिस्से कर दिए गए और साथ ही बहुओं की रसोइयां भी अलग अलग कर दी गई। मकान के तो 2 टुकड़े हुए थे, लेकिन अम्मा के दिल के कितने टुकड़े हुए गिन पाना भी मुश्किल था। दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा सहमति के साथ हो गया, लेकिन अम्मा ने बड़ी बहू के साथ रहना स्वीकार किया। बड़ी बहू को भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि तब तक अम्मा रसोई का सारा काम कर दिया करती थी। बड़ी बहू अम्मा का पूरा सम्मान करती थी, लेकिन वक्त द्वारा दिए गए जख्मों के कारण अम्मा भी बीमार रहने लगी और धीरे धीरे काम करने में भी असमर्थ हो गई। समय बीतता गया। बूढ़ी माँ और भी अधिक बूढ़ी तथा उपेक्षित हो चुकी थी। पहले जो पोता पोती अम्मा के चारों ओर मंडराते थे, अब उन्हें भी अम्मा से कोई मतलब ना होता था। अब बड़ी बहू को भी अम्मा को अपने साथ रखना अखरने लगा था, लेकिन अब बूढ़ी विधवा माँ को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि माँ का बंटवारा कैसे किया जाए। इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। दोनों बेटों में से कोई भी अपने साथ अम्मा को रखने के लिए तैयार नहीं था। वक्त द्वारा घाव दिए जाने शायद अभी बाकी थे, क्योंकि कोई भी बहू माँ के खाने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। 2 वक्त की रोटी देने के लिए बेटे बहुओं की बहस अम्मा के दिल को चीर रही थी। यह वक्त की निष्ठुरता ही थी कि जिस माँ ने उन्हें 9 महीने कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, खुद की नींद हराम करके अपने बच्चों को चैन की नींद सुलाया, उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा किया, आज वही बच्चे अपनी माँ को अपने पास रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। काफी सोच विचार कर दोनों भाइयों ने एक फैसला ले लिया, जिससे उनकी समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन माँ की ममता तार तार हो गई। जिसने भी सुना अपनी हैरानी को रोक ना पाया। तय किया गया कि 1 महीना माँ बड़े बेटे के पास रहेगी और 1 महीना छोटा बेटा अपने घर में ले जाएगा, और अम्मा जिसके पास रहेगी वही अम्मा की पेंशन का भी हकदार होगा। अम्मा का खर्चा और दवाइयों का खर्च भी उसी पेंशन में से किया जाएगा। 1 तारीख होने पर अम्मा को छोटे बेटे बहू के हिस्से में पहुंचा दिया गया। छोटी बहू ने एक स्टोर रूम खाली करवाकर अम्मा को रखने का इंतजाम कर दिया, जहां एक छोटी सी खाट, पुराना बिस्तर, एक थाली और लोटा देकर अम्मा को बिठा दिया गया। बेचारी बूढ़ी अम्मा अपनी उपेक्षा को मन में समेटकर थाली और लोटा लेकर कमरे के दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती और इंतजार करती रहती कि कब खाना मिले और कब पेट की भूख को शांत कर सके। बूढ़ी आंखें दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि सामने किसी को आते देख अचानक चमक उठी। देखा तो बेटी सीमा अम्मा से मिलने आई थी, लेकिन अपनी माँ की ये हालत देखकर बेटी चैन ना पाती थी। कितनी बार कहती थी कि अम्मा चलो, तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, वहाँ तुम ठाठ से रहना, लेकिन अम्मा अपने उसूलों का वास्ता देकर उसके साथ जाने से इनकार कर देती थी। एक दिन अपने कमरे की चौखट पर बैठे बैठे अम्मा अपना चश्मा उतारकर देखने लगी। सोचने लगी कितनी बार बड़े बेटे को कहा था चश्मा ठीक करा देने के लिए, पर बड़ी बहू तमतमाते हुए कहती कि छोटे बेटे के घर जाओगी तो वहाँ अलापना अपने चश्मे का राग, तुम्हारी पेंशन के सारे पैसे दवाइयों पर लग चुके हैं। आज छोटा बेटा सुनील जब तैयार होकर कमरे से बाहर निकल रहा था तो अम्मा ने आवाज लगाई, बेटा ये मेरा चश्मा टूट गया है, कुछ नजर नहीं आता, आज ऑफिस से आते वक्त इसे ठीक करा लाना।
कांपती आवाज से अम्मा बोली, अरे अम्मा, कम से कम ऑफिस जाते वक्त तो मत टोका करो। इस उम्र में चश्मे की जरूरत ही क्या है? कोई कागजी काम तो करती ना हो तुम। बेचारी लाचार बेबस अम्मा अपनी आंखों में आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए वापस टूटा चश्मा पहनकर बैठ गई। आज छोटी बहू ने घर में किटी पार्टी रखी थी। घर में कुछ चहल पहल हो रही थी। खाने पीने का काफी सामान लाया जा रहा था। अम्मा देखकर सोच रही थी, लगता है आज कोई मेहमान आने वाले हैं। खाने की बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। चलो, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। सोचकर अम्मा मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर में छोटी बहू आई और अम्मा की थाली में खिचड़ी डालकर चलती बनी और अम्मा को बाहर ना निकलने की सख्त हिदायत देकर गई। अम्मा मायूस होकर खिचड़ी खाने ही लगी। देखा लोटे में पानी नहीं था। अरे छोटी बहू, लोटे में पानी तो डालती जाओ, प्यास लगी है। लेकिन इतने वक्त तक तो छोटी बहू वहां से जा चुकी थी। खाना खाने के बाद अम्मा धीरे धीरे लाठी की टेक से बाहर तक आई और बोली, छोटी बहू, पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। देखा तो बाहर छोटी बहू की सहेलियों की दावत चल रही थी और छोटी बहू उन्हें अपना सोने का हार दिखा रही थी जो उसे सुनील ने लाकर दिया था। छोटी बहू अम्मा को देखते ही उबल पड़ी। बिना कुछ सोचे समझे अम्मा का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए उसे वापस कोठरी में बिठा दिया। जब कहा था बाहर नहीं निकलना, तो फिर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी? थोड़ी देर प्यासी नहीं बैठ सकती थी क्या? अम्मा को डांट फटकार कर छोटी बहू वापस अपनी सहेलियों के पास जाकर हंसी ठिठोली करने लगी। कुछ दिन और बीते। बूढ़ी अम्मा खाना खाकर अभी अपनी चारपाई पर बैठी ही हुई थी कि देखा सामने से छोटा बेटा सुनील अपने कमरे से निकल रहा था। पीछे पीछे छोटी बहू और पोता पोती भी बड़े बड़े बैग उठाकर जा रहे थे। लाठी टेकते हुए छोटे बेटे के पास आ पहुंची। सुनील बेटा, छोटी बहू, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? माँ, बच्चों की कॉलेज की छुट्टियां हैं तो हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। छोटे बेटे ने बोला तो अम्मा की जिज्ञासा तुरंत उदासी में तब्दील हो गई। फिर कुछ सोचकर बोली, छोटी बहू, मैं रोटी कैसे खाऊंगी? मुझसे भूखा नहीं सोया जाता। अम्मा की बात सुनते ही छोटी बहू तपाक से बोली, अरे अम्मा, महीने की आज आखिरी तारीख है। कल से तुम्हें रखने की बारी बड़े भैया भाभी की है। हमने उन्हें कह दिया है, कल सुबह वो आकर तुम्हें ले जाएंगे और रात को अगर भूख लगे तो ये बिस्किट खा लेना। कहते हुए छोटी बहू ने उसके हाथ में बिस्किट का पैकेट थमा दिया और वे सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करते चलते बने। अम्मा को यकीन नहीं हो पा रहा था कि बचपन में जिन बच्चों को माँ के आंचल की शीतल छाया में स्वर्ग का एहसास होता था, माँ की थपकियों में सुकून मिलता था, माँ की लोरियां सुने बिना नींद नहीं आती थी, आज वही संतान अपनी सगी माँ की जिम्मेदारियों से कैसे दूर भाग रही है। बेचारी बूढ़ी अम्मा को जब भूख लगी तो 2 बिस्किट खाकर पानी पीकर सो गई। अगले दिन का सूरज उगा तो अम्मा को थोड़ी आशा जगी। सुबह सुबह अम्मा अपना संदूक और बाकी सामान तैयार करके अपनी कोठरी से बाहर निकलकर कुर्सी पर बैठ गई कि अभी बड़ी बहू आती ही होगी मुझे लेने। लेकिन देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अम्मा की खैर खबर किसी ने ना पूछी। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी अकेले ही तड़पती रही, लेकिन कोई लेने ना आया। भूख से बेहाल अम्मा ने बैठे बैठे कई बार सोचा कि उठकर खुद ही बड़े बेटे के घर चली जाऊं। 2 कदम की तो दूरी है, लेकिन फिर यही सोचकर बैठ जाती कि ऊंची नीची सीढ़ियां हैं, कहीं गलती से पैर फिसल गया तो चारपाई पकड़ने की नौबत आ जाएगी। आखिर थक हार कर अपनी किस्मत को कोसती हुई फिर वापस अपनी चारपाई पर जा पड़ी। जैसे ही आंख खुली, देखा बड़ा बेटा विकास अम्मा के सामने खड़ा था। अम्मा, अम्मा चलो, तुम्हें लिए चलता हूँ। विकास बेटा आ गया, सुबह से तेरी राह देखती थी, कहते हुए अम्मा सारे गिले भूलकर बड़े बेटे के साथ चल दी। बड़े बेटे के घर पहुंची तो देखा जिस कमरे में अम्मा रहा करती थी वहां से अम्मा का सामान उठा दिया गया था। अम्मा को पीछे के बरामदे में बने छोटे से कमरे में रहने के लिए जगह दे दी गई, लेकिन अम्मा ने वहां रहना भी चुप करके स्वीकार कर लिया।
ये सोचते हुए कि कम से कम बड़ी बहू के घर खाने को तो ढंग से मिलेगा। कल रात से भूखी प्यासी अम्मा को जब खाना मिला तो खुशी के मारे अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और जल्दी जल्दी से खाना खाने लगी। वक्त की ही मार थी कि जो विद्या देवी अपने पति के जीते जी राज किया करती थी, आज दाने दाने को मोहताज हो चुकी थी। अगली सुबह उठकर अम्मा ने भगवान का नाम लेकर अपने दैनिक कार्य निपटा लिए और दरवाजे की चौखट पर बैठकर इंतजार करती रही कि बहू बच्चों में से कोई ना कोई तो उसके पास आएगा, हालचाल पूछेगा और कुछ खाने को देगा। लेकिन अम्मा को निराशा ही हाथ लगी। फिर एक ठंडी सांस लेकर वापस जाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। काफी देर तक घर में से खाना बनने की आवाजें आती रही और उसके बाद आवाजें आनी भी बंद हो गई। चाय पीने को बेताब अम्मा इंतजार कर करके जब थक गई तो सोचा खुद ही उठकर बहू से चाय लेकर आती हूँ। लाठी की टेक से चलकर जब अम्मा भोजन कक्ष में पहुंची तो देखा बेटा बहू अपने बच्चों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अम्मा को देखते ही वहां सन्नाटा सा छा गया। अगले ही पल बहू उबलते हुए बोली, बुढ़ापे में इतना चटोरापन लेकर कहाँ जाओगी अम्मा? अम्मा हैरानी से सबका मुंह ताकने लगी। शायद बहू की बात का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था अम्मा को। अरे तुम्हारे बेटे को दफ्तर जाने की जल्दी थी और बच्चों की नौकरी का भी समय हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी सबको खिला पिला रही थी। तुम्हें भी जल्दी ही चाय देने आती हूँ, जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। चिल्लाते हुए बड़ी बहू पैर पटकते हुए रसोई में चली गई। अम्मा मन मसोस कर वापिस अपने कमरे में आकर चौखट पर बैठ गई। सोचने लगी कि यही बड़ी बहू थी जो बच्चों के पैदा होने पर मिश्री घुले शब्दों से इतना लाड लड़ाती थी कि सगी बेटी भी क्या दिखाएगी। एक तरफ तो अम्मा बच्चे और बहू की देखभाल करती थी और दूसरी तरफ पूरा घर संभाल लिया करती थी। आज भी वही बहू है और वही अम्मा है। परिवर्तन आया है तो केवल परिस्थितियों में। अब अम्मा बूढ़ी हो गई है तो दूध में गिरी मक्खी हो गई, जिसे सबने निकालकर फेंक दिया। कहते हुए अम्मा की आंखें भर आई। अम्मा दिन भर इंतजार करती रही, लेकिन उनके कमरे में अपने आप कोई नहीं आता था। उम्र के इस पड़ाव पर अम्मा बिल्कुल अकेली हो गई थी। हाँ, कभी कभी बेटी आ जाती थी तो अम्मा का हालचाल पूछकर चली जाती थी, क्योंकि उसे भी कोई चाय पानी तक नहीं पूछता था और जहाँ इज्जत नहीं वहाँ वो भला कितनी देर तक रुक सकती थी। एक दिन अम्मा के कमरे की सफाई करवाते हुए बड़ी बहू की नज़र अचानक अम्मा के संदूक पर गई, जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। बड़ी बहू को थोड़ा संदेह हुआ कि अम्मा ने अपनी बेटी के लिए संदूक में कुछ गहने या पैसे छुपा कर रखे होंगे, जो अम्मा किसी को भी अपने संदूक के पास फटकने भी नहीं देती। जिस भी घर में रहे अपना संदूक साथ लेकर जाती है। क्यों अम्मा, सारी जायदाद का तो बंटवारा कर दिया है, इस संदूक में जो खजाना है उसे क्या ऊपर लेकर जाओगी अपने साथ? बड़ी बहू ने चतुराई से बात करते हुए अम्मा के संदूक का राज जानना चाहा तो अम्मा ठिठक गई। नहीं बहू, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसे हाथ मत लगाना। कहते हुए अम्मा संदूक के पास आकर बैठ गई। अम्मा के इस तरह से बात करते ही बड़ी बहू का शक और गहरा गया। जरूर इसमें कोई ना कोई कीमती चीज छुपा रखी है अम्मा ने, जो हमें दिखाना नहीं चाहती। मन ही मन बड़बड़ाते हुए बड़ी बहू अम्मा के कमरे से बाहर आ गई। लेकिन संदूक खुलवाने के इरादे से बड़ी बहू ने अपने पति से कहकर अपने देवर, देवरानी और अपनी ननद सीमा को भी बुलावा भेज दिया। शाम तक सब इकट्ठे हो गए और अम्मा के कमरे में पहुंच गए। अम्मा जी ये सब देखकर हैरान थी कि आज तक उसके कमरे में किसी ने कदम तक नहीं रखा। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब इकट्ठे होकर उसके पास आ खड़े हुए। अभी वह इतनी भी बीमार नहीं हुई थी कि प्राण ही त्यागने वाली हो। अभी अम्मा हैरानी से सोच विचार कर ही रही थी कि बड़े बेटे ने अम्मा की विचार श्रृंखला को भंग करते हुए कहा, अम्मा, आज तुम्हारा संदूक खोलना है, हम भी तो जाने आखिर इसमें है क्या। संदूक का नाम सुनकर अम्मा कुछ हैरान सी हो गई और सक पकाते हुए बोली, नहीं, इसे नहीं खोलने दूंगी मैं। तुम नहीं देख सकते कि इसमें क्या है? जरा खोलकर दिखाओ तो अम्मा,
ये सब लोग कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए इसमें गहने और पैसे छुपा कर रखे हैं। साबित कर दो कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। कहते कहते बेटी सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर अम्मा ने और जिद नहीं की। अपनी चारपाई से उठकर संदूक का ताला खोलने लगी। देखना चाहते हो मेरे संदूक में क्या है? तो लो देखो। कहते हुए अम्मा ने संदूक का ढक्कन जैसे ही उठाया तो चारों बेटे बहू अवाक रह गए। उनकी ऐसी दशा हो गई मानो सांप सूंघ गया हो। रोटियां? अम्मा तुमने ये रोटियां संदूक में रखी हैं? बड़ा बेटा आश्चर्यचकित होकर बोला। हाँ बेटा, इसलिए ये संदूक मुझे जान से भी प्यारा है। कहते हुए अम्मा का गला रूंध गया। लेकिन माँ, ये तो केवल सूखी रोटियां हैं, तुमने इन्हें खजाने की तरह संदूक में क्यों छुपा कर रखा हुआ है? बेटी, हर सप्ताह रविवार के दिन ये सब लोग खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं और उस दिन घर में रोटी नहीं बनती। उस दिन के लिए ही मैं इन रोटियों को बचा कर रखती हूँ। कहते कहते अम्मा की आवाज भारी और आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। अपनी माँ की ये हालत देखकर बेटी भौचक्की सी रह गई। फिर अपने दुख और पीड़ा पर नियंत्रण करते हुए उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर एक रोटी को हाथ में लेते हुए माँ से पूछने लगी, लेकिन माँ, ये रोटियां तो सूखी हैं, तुम इन्हें खा कैसे पाती हो? बेटी, ये मजबूरी सब कुछ करा देती है। जब पेट भूखा होता है तो तरीके भी अपने आप निकल आते हैं। मैं इन रोटियों को कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर रखती हूँ। जब ये रोटियां थोड़ी नरम हो जाती हैं तो चबाने लायक हो जाती हैं। इन्हीं को खाकर अपना पेट जैसे तैसे भर लेती हूँ। अपनी माँ की बेबसी और लाचारी देखकर सीमा उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पास में खड़े बेटे और बहुएं ये दृश्य देखकर जमीन में गड़े जा रहे थे। विकास और सुनील दोनों बेटे अम्मा की ये हालत देखकर अम्मा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे तो दोनों बहुओं को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अब दोनों बेटों ने ये तय किया कि अम्मा जिस घर में रहना चाहे वहाँ रहेगी और अम्मा के लिए कोई अलग से कोठरी नहीं दी जाएगी। अब अम्मा उनके साथ उनके बीच रहेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।